रांची से हैं। नमस्कार, मैं रांची से हूँ। हाँ हाँ, ये पूरा रांची जमशेदपुर भरा हुआ है, पूरा का पूरा भाई। ठीक है ठीक है। बहुत आपने मुझे याद किया आपने। चले। इन अब लोगों के बीच में तो मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से अपना कार्यक्रम आरंभ करता हूँ। बाकी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा, और जिसकी बारी आएगी, जिसका नाम मैं लूँगा तो पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं यह कार्यक्रम 2 सत्रों में करता हूँ। पहला सत्र में हमारे जो मुख्य अतिथि होते हैं उनका हम एकल पाठ सुनते हैं, 10 मिनट 15 मिनट कुछ उनकी रचनाएं सुनकर, फिर उन पर हमारी जो अध्यक्ष होती हैं उन पर कुछ थोड़ी सी टिप्पणी करती हैं। मैं अपनी छोटी सी डायरी तो पढ़ता हूँ, आज मैं डायरी पहले पढ़ दूँगा। और उसके बाद दूसरे सत्र में अन्य रचनाकार जो उपस्थित होते हैं उनकी हम एक एक रचनाएं सुनते हैं। आज मैं आपको बतला दूं कि सोशल मीडिया पर कवि गोष्ठी, कहानी गोष्ठी बहुत कुछ होते रहे हैं। बाल साहित्य का कार्यक्रम का बड़ा अभाव रहा है, और यह पहली बार है कि हमने सोचा कि जिस महीने में अतिरिक्त सप्ताह होता है उस दिन हम बाल साहित्य को समर्पित कर देते हैं। इस बार पूरा सप्ताह बाल साहित्य पर हमने अवसर साहित्य यात्रा के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमने कार्यशाला पाठशाला चलाया, जिसकी अध्यक्षता अनीता रश्मि जी जो आज अध्यक्षता कर रही हैं वो थी। और बड़ा आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ कि इसमें एक से बढ़कर एक बाल कविताएं सामने आई। लोग कह रहे बाल साहित्य का सृजन नहीं हो रहा है, लेकिन वो है। मुझे लगा था कि मैं अतिरिक्त सप्ताह में अतिरिक्त विधा को लेकर चल रहा हूँ, पता नहीं लोग लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। लेकिन विज्ञान वर्त जैसे साहित्यकार जो मूलतः शायर हैं, चित्रकार हैं, जब उनकी बाल कविताओं को हमने देखा, पढ़ा, तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि आज भी इतनी बढ़िया बाल कविताएं लिखी जा रही है, बल्कि पहले से कहीं बेहतर लिखी जा रही है। और लोग कहते हैं कि बाल साहित्य समृद्ध नहीं हो रहा है। सवाल है कि हम बाल साहित्य को आम जन तक पहुँचाने का प्रयास करें, तभी हम समझ पाएँ कि बाल साहित्य का सृजन कैसे हो रहा है। इसलिए हमने खुलेआम हमने कहा था कि हम किसी एक आदमी का मुख्य अतिथि बनाकर उनकी कुछ बाल कविताओं को सुनेंगे, बाल या बाल कहानी जो भी हो। बाल कहानियाँ तो कम आई, बाल कविताएं अधिक आई, और आज भी लगता है कि बाल कविताएं ही अधिक पढ़ी जाएगी। तो मैं सबसे पहले बतला दूँगा, दोनों जो आज हमारे महारथी मंच पर उपस्थित हैं उनका परिचय मैं कई बार दे चुका हूँ, कई बार आ चुका है। फिर भी मैं बतला दूँ, अनीता रश्मि जी जो आज अध्यक्षता कर रही हैं, एक सफल लघु कथाकार लेखिका हैं, कथा लेखिका हैं, और देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित हो रही हैं आज के इस उम्र में भी। यह बहुत बड़ी बात है। युवावस्था में तो ताकत होती है तो आदमी खूब लिखता पढ़ता है, लेकिन उस उम्र में भी वह इतनी सक्रिय हैं। मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। और मैं उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है और चर्चा के केंद्र में है, कई मान सम्मान पुरस्कार मिले हैं। यह मैं आप लोग जानते भी होंगे। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं विज्ञान वर्त जी। विज्ञान वर्त जी एक सफल चित्रकार, इसलिए कहता हूँ कि देश ही नहीं विदेश में भी इनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगी है और लगातार लगती रही है। सरकारी संस्थानों में इनकी कलाकृतियाँ रही है। अद्भुत है आज की कलाकृतियाँ, जो समकालीन कलाकृति है उसके अद्भुत उदाहरण है। इतना ही नहीं, शायरी में उनकी एक अलग प्रतिष्ठा है। छोटे बहर की गज़ल के लिए विज्ञान वर्त जी अलग से जाने पहचाने जाते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे विज्ञान वर्त जैसे मित्र हमारे मंच से लगातार जुड़े रहे हैं, और इन लोगों के रहने से, अनीता रश्मि, विज्ञान वर्त जैसे लोगों के रहने से, तथा इसमें रत्ना मणि भी हैं और भी कई लोग इसमें उपस्थित, जो भी लोग उपस्थित हैं नए पुराने, आप लोगों की उपस्थिति के कारण ही हमारा यह मंच समृद्ध है। और हमेशा साहित्य लोग पूरे देश में जानते हैं कि मैं जो यह आयोजन कर रहा हूँ यह सबसे अलग थलग इसलिए होता है कि इस हमारा उद्देश्य ही कुछ अलग थलग है। सिर्फ रचनाओं को प्रस्तुत कर देना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, जन जन तक पहुँचाना। हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपकी बातों तो जन तक पहुँचाता हूँ। तो विज्ञान वर्त जी को मैंने आज एक सफल बाल सृजनकार, बाल कविता के रूप में हमने उनको कभी आज के पहले उतना नहीं पढ़ा था, लेकिन इस बार लगातार उनकी 2-4 कविताएं इधर जो आई है बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। अब थोड़ा सा मैं बाल साहित्य के बारे में चर्चा कर दूँ, उसके बाद हम मुख्य अतिथि विज्ञान वर्त जी का एकल पाठ सुनेंगे, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर कुछ कविताएं सुनाएंगे, बाल कविताएं। तब तक आप लोग भी तैयार रहेंगे। बाल साहित्य की प्रासंगिकता आखिर क्या है? बच्चों के मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर लिखी गई कविता कहानी ही
बाल साहित्य नहीं होता, और ना सिर्फ बच्चों के द्वारा लिखी गई बाल रचनाएं बाल साहित्य के केंद्र में आता है। हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर में बाल साहित्य का सृजन सदियों से होता रहा है। बाल साहित्य बच्चों के लिए उपयोगी तो है ही, बहुत सारे बाल साहित्य का सृजन इस प्रकार होता रहा है जिसे बड़े बूढ़े भी बड़े चाव से पढ़ते हैं। बाल साहित्य में बाल मनोविज्ञान तो होता ही है, उनके लिए लिखी गई रचनाएं इतनी सरस और सरल होती है कि वे आसानी से उसे समझ सके और ग्रहण कर सके। इतना ही नहीं, उनके लिए लिखी गई पशु पक्षी प्राकृतिक तथा अन्य मानवेतर रचनाओं में भी कुछ ऐसी बातें कही गई होती है जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। बाल कविता हो या बाल कहानी या बाल उपन्यास, उसके पात्र इस प्रकार के होते हैं जो सहज रूप से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाल कविता या बाल कहानी या बाल उपन्यास संपूर्ण साहित्य जगत की अमूल्य निधि होती है, क्योंकि बाल साहित्य से कभी कभी बड़े बूढ़ों के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव दिख पड़ता है। विद्वानों ने कहा है, हमारे विश्व में तो बाल साहित्य का है बाल साहित्य वह साहित्य है जो विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखा जाता है। उनके लिए लिखी गई रचनाओं में कहानियाँ, कविताएं, नाटक, उपन्यास, पुस्तक और अन्य विधाएँ शामिल हो सकती हैं। बाल साहित्य का उद्देश्य बच्चों का मनोरंजन करना ही नहीं, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें दुनिया के बारे में सिखाना होता है। बच्चों के लिए उपलब्ध साहित्य न सिर्फ शब्दों की शब्दावली को समृद्ध करके उनके संचार कौशल को बढ़ाकर नया ज्ञान प्राप्त प्रदान करती है, बल्कि जीवन की समस्या ग्रस्त परिस्थितियों के दौरान भावनात्मक समर्थन भी सुनिश्चित करती है। विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी मौखिक और लिखित साहित्य की एक समृद्ध विरासत और परंपरा रही है। बाल कहानियाँ और बाल कविताओं के अच्छे ज्ञान के साथ आप विद्यार्थियों को इस विरासत का महत्व जानने व उसका आनंद लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति से परिचय करवा सकते हैं, बच्चों को नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों के चारित्रिक विकास के लिए भी साहित्य का बहुत महत्व है, बाल साहित्य का बहुत महत्व है। वर्तमान समय में बाल साहित्य के प्रति उपेक्षा का ही कारण है कि बच्चे आपराधिक रास्ते की ओर मुड़ गए हैं और या मुड़ विवश हो गए हैं। उनके भीतर अपना संस्कार नहीं पनप रहा है। अपना समय अन्य माध्यम के बीच वे बिताना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर अनर्गल दृश्य को देखने में रुचि रखते हैं। पढ़ने के प्रति उनकी रुचि घट रही है। अधिकांश विकृत आपराधिक चरित्र वाले, आपराधिक मानसिकता वाले बच्चे इस बात के उदाहरण हैं। इसलिए पुनः हमें बाल साहित्य को गंभीरता से लेनी होगी और लेखकों को बाल साहित्य सृजन के प्रति भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। इसी उद्देश्य से हमने हर सप्ताह साहित्य की अलग अलग विधाओं पर चला रहे कार्यशाला, पाठशाला तथा हेलो फेसबुक साहित्य सम्मेलन में भी बाल साहित्य को जोड़ने का मन बना लिया, ताकि कविता, कहानी, लघु कथा के साथ साथ हम बाल साहित्य सृजन की ओर भी लेखकों और बाल रचनाकारों का ध्यान मोड़ सके। और उम्मीद से अधिक मुझे सफलता भी मिली, और इसी का परिणाम है कि पिछले 3-4 कार्यक्रमों में बाल रचनाकारों के साथ साथ ख्याति प्राप्त रचनाकारों ने भी बाल कविता, बाल कहानी का सृजन आरंभ कर दिया है। इनमें से कई रचनाकार ऐसे हैं जिनकी छवि चित्रकार अथवा कवि कथाकार के रूप में है, किंतु हमारे इस पहल को उन्होंने स्वीकार करते हुए बाल कविता, बाल कहानी का सृजन भी उन्होंने आरंभ किया, और जो पहले करते थे उन्होंने पूरा जोर पकड़ लिया। हमारे मंच से जुड़े ढेर सारे नए पुराने रचनाकार बाल साहित्य का सृजन करते रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इस ज़माने में जहां पर कविता, कहानी के लिए तो पर्याप्त स्पेस मिल जाता है अधिकांश मंचों पर, लेकिन चित्रकला और बाल साहित्य के प्रति अधिकांश लोगों का ध्यान अब भी नहीं है। इसलिए हम इन दोनों उपेक्षित विधाओं को सोशल मीडिया के मंच पर उतारने का सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं और आप लोग के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ऑनलाइन चित्रकला प्रदर्शनी के साथ साथ इस सप्ताह एक से बढ़कर एक बाल कविता, बाल कहानी हमारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के औसत साहित्य यात्रा के पेज पर ढेर सारे रचनाकारों के द्वारा पढ़ी गई और सराही गई। इस विशेष आयोजन में भगवती प्रसाद द्विवेदी, गोविंद भारद्वाज, रेखा भारती मिश्रा, निशा भास्कर और अनीता रश्मि जैसे रचनाकारों ने अपनी अध्यक्षीय भूमिका निभाने का सार्थक प्रयास किया है। उन सभी साहित्यिक मित्रों के सहयोग से हमारा जुनून हमें भी थकने नहीं दिया, और आज हम अनीता रश्मि की अध्यक्षता में ही हेलो फेसबुक बाल साहित्य सम्मेलन का गौरवपूर्ण आयोजन कर रहे हैं। गूगल मीट के माध्यम से फेसबुक के औसत साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर भी यह लाइव हो रहा है। इस बार हमने वरिष्ठ साहित्य एवं विख्यात चित्रकार विज्ञान वर्त को
उनके द्वारा सृजित एक से बढ़कर एक बाल साहित्य सृजन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। हमारे मंच का और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार सहज रूप से हमें अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं और अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर वे नए पुराने रचनाकारों के बीच आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इससे नए पुराने साहित्यकारों के भीतर उत्साह तो जगती ही है, उन्हें नित्य नए नए सृजन करने की ओर भी उन्हें प्रेरित करती है और उनके लेखन को सकारात्मक दिशा भी देती है। सच पूछे तो उनके साथ साथ मैं भी बाल कविता, बाल कहानी इधर अधिक लिखने लगा। हालांकि यह भी सच है कि मेरे लेखन का आरंभ बाल कहानी से हुई थी और मेरी पहली बाल कहानी सोने के पंख बालक नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी उन्हें आज से लगभग 40 साल पहले। आगे चलकर इलाहाबाद से एक प्रकाशक संकल्प प्रकाशन ने मेरी बाल कहानी संग्रह सोने का पंख प्रकाशित किया था। विज्ञान व्रत वैसे तो एक से बढ़कर एक शायरी लिखते रहे हैं और अपनी एक अलग पहचान बना रखे हैं छोटे बहर की गज़लों के लिए। इस बार उनकी एक से बढ़कर एक बाल कविताओं को देखकर मन मुग्ध हो गया। लगातार बाल साहित्य का सृजन कर रहे साहित्यकारों से जरा भी कमतर नहीं लग रही उनकी बाल कविताएं। अपने बाल कविताओं में उन्होंने छोटे बहर की गज़ल जैसा कर्तव्य दिखलाया है और वे बाल कविताएं हमारे हृदय को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी क्षमता रखती है। उनकी एक बाल कविता की रवानगी देखिए। बंदर भैया बने मिनिस्टर, दिल्ली में है बंगला दफ्तर, कुर्ता पहने धोती बांधी, गांधी टोपी रखी सर पर। और फिर वे आगे कहते हैं, बंदरी भाभी मिलने आई, दरबारों ने रोका बाहर, आग बबूला होकर बोली, भूल गए क्या मुझको बंदर। जानवर को पात्र बनाकर भी दफ्तरी बाबू के प्रति लोगों की क्या नज़रिया होती है, इसका समावेश करने में वे पीछे नहीं रहे हैं। वे भी पूरी सहजता और सुरक्षितता के साथ मौसम को केंद्र में रखकर भी उन्होंने देखे किस प्रकार का बाल कविताओं का सृजन किया है। वर्षा में जब आए बादल, रिमझिम बूंदे लाए बादल, बच्चों से मिलने को छत पर कभी कभी झुक जाए बादल। और फिर अंत में लिखते हैं, सूखी धरती को पल भर में हरा भरा कर जाए बादल, औरों के संग जीना मरना हम सबको सिखलाए बादल। प्राकृतिक सौंदर्य का समावेश करते हुए प्राकृतिक संरक्षण के प्रति बच्चों को किस प्रकार जागरूक करते विज्ञान व्रत जैसे बाल कविता के सृजनकार, इसे इन एक दो रचनाओं के माध्यम से भी हम पूरी तरह समझ सकते हैं। वैसे तो इस तरह की एक से बढ़कर एक बाल कविताओं का उन्होंने सृजन किया है और उसे पढ़ते हुए लगता है कि विख्यात साहित्य चित्रकार विज्ञान व्रत का काव्य सृजन अद्भुत है। बाल कविता के श्रेष्ठ रचनाकार है वरिष्ठ साहित्य एवं चित्रकार विज्ञान व्रत। ये हमारी छोटी सी डायरी थी दोस्तों। हमने इसे कल रात को 1 बजे लिखा है। रात को 1 बजे लिखा कि जब हर कार्यक्रम में मैं छोटी सी डायरी पढ़ता हूँ तो विज्ञान व्रत की कविताओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, बाल कविताओं से। तो हमने सोचा कि वे मुख्य अतिथि में आ रहे हैं तो मैं उसकी कुछ चर्चा कर दूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे इस बात को इतनी सुनने के लिए। और हम इस कार्यक्रम तेज नारायण जैसे नए रचनाकार भी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधे सीधे मुख्य अतिथि की ओर मुखातिब होते हैं। और हमारे मुख्य अतिथि विज्ञान व्रत जी का परिचय हम दे ही चुके हैं। उनसे निवेदन करना चाहें कि आएँ और हमारे इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करते हुए अपना एकल पाठ करें बाल कविताओं के रूप में। उन्हें हम 20 मिनट का समय देते हैं विज्ञान व्रत जी को। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। यहाँ बहुत अच्छे रचनाकार बैठे हैं, अनिता जी हैं और अनिता पांडा हैं। पांडा आप उड़ीसा की हैं क्या? उड़ीसा, हाँ वो पांडा मेरे दोस्त हैं। मैं भुवनेश्वर गया था एक कैंप में, तो वहाँ मेरे दोस्त हैं पांडा साहब। अब तो शायद है नहीं है। एनीवे, सब्जी वाला एक ये 50 साल पहले लिखी हुई कविताएं थी। ये गज़लों से लिखने से पहले, गज़लें कहने से पहले का ये उपक्रम है। यहाँ बहुत सी रचनाएं मैंने गज़ल स्टाइल में ही कही थी पूरी की पूरी, तो यहाँ से एक शुरुआत मानी जा सकती है मेरी गज़लों की। मगर ये 50 साल पहले की हैं, उसके बाद में छाट करके अभी 2 साल पहले ही ये प्रभात प्रकाशन ने ये पुस्तकाकार में छापी है कविताएं। सब्जी वाला मैंने बाल सुलभ सब शीर्षक लिए हैं। सब्जी वाला, जब भी सब्जी वाला आता बड़े जोर से हाँक लगाता, जब भी सब्जी वाला आता बड़े जोर से हाँक लगाता, लौकी, तोरी और टमाटर
गोभी, पालक, मूली, गाजर, टिंडे, आलू, मटर, भिंडियाँ, बिल्कुल ताज़ा सभी सब्जियाँ। और मैं सीधे खेतों से लाता, हर सब्जी वाला हर सब्जी ताज़ा बतलाता। मैं सीधे खेतों से लाता, हर सब्जी ताज़ा बतलाता। जब भी सब्जी वाला आता बड़े जोर से हाँक लगाता। और लहसुन, अदरक, मिर्चें भी हैं, जिमीकंद, कटहल, अरवी है, ताज़ा धनिया, हरा पुदीना, ऐसी सब्जी मिले कभी ना। मुझे खुद हंसी आ रही है कि पढ़ते पढ़ते ये कैसे हो गया सब कुछ। एनीवे, उस वक्त शुरुआत थी और बचपना ख़त्म हो चुका था, जवानी भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और शादी हो चुकी थी, बच्चे हो गए थे, तो मकान बन गया था तो उस वक्त। एनीवे, मैं सीधे खेतों से लाता, हर सब्जी ताज़ा बतलाता। और लहसुन, अदरक, मिर्चें भी हैं, जिमीकंद, कटहल, अरवी है, ताज़ा धनिया, हरा पुदीना, ऐसी सब्जी मिले कभी ना। और कोई भी जब जिधर बुलाता ठेला उसी ओर खिसकाता। ये सब देखा हुआ है, सब कुछ मेरा सब कुछ देखा हुआ है। जब पत्नी बुलाया करती थी सब्जी वाले को, तो वो ठेला लेके आ जाता था। और पढ़ना लिखना जरा न आए, पढ़ना लिखना जरा न आए, मगर जरा भी चूक न खाए। मोल भाव में बेहद पक्का, मगर नहीं है चोर उचक्का। पहले ऊंचे दाम बताता, फिर धीरे से भाव गिराता। और जब भी सब्जी वाला आता बड़े जोर से हाँक लगाता। और आखिरी पद है इसका, सबसे बातें करे प्यार से, सबसे बातें करे प्यार से, नफरत करे मगर उधार से। नकद बेचना मजबूरी है, रोजाना की मजदूरी है। नकद बेचना मजबूरी है, रोजाना की मजदूरी है। प्रतिदिन ठीक समय पर आता, कभी नहीं देखा सुस्ताता। जब भी सब्जी वाला आता बड़े जोर से हाँक लगाता। एक रचना और है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक रचना और है, तितली रानी। तितली रानी, तितली के बचपन से ही मैं तो किसान का बेटा, केवल बेटा ही नहीं किसान हूँ, आज भी किसान हूँ। वो फावड़ा नहीं चला रहा हूँ आजकल, ठीक है, मगर वो सब कुछ काम किया हुआ है, किसान का पूरा काम किया हुआ है। अभी है ईश्वर की कृपा से करीब 35 बीघे जमीन है। एनीवे, तितली रानी कहाँ चली, तितली रानी कहाँ चली, जरा पास तो आओ तुम। तितली रानी कहाँ चली, जरा पास तो आओ तुम। तुमको जल्दी होती है फूलों के घर जाने की, तुमको जल्दी होती है फूलों के घर जाने की। फुर्सत होती कहाँ तुम्हें हमसे कुछ बतियाने की। और तुम में कोई जादू है सबको मोहित करने का, तुम में कोई जादू है सबको मोहित करने का। कला हमें भी सिखलाओ दुनिया को भरमाने की। तितली रानी कहाँ चली, जरा पास तो आओ तुम। और लगती हो तुम बहुत भली, हमको मित्र बनाओ तुम। तितली रानी कहाँ चली, जरा पास तो आओ तुम। दूसरा बंद है कि इधर उधर मंडराते ही तुम्हें देखते हम अक्सर, इधर उधर मंडराते ही तुम्हें देखते हम अक्सर। घर बार तुम्हारा है कोई या हो केवल यायावर। अपना सपनों वाला घर कभी हमें भी दिखला दो, उस घर में बहता होगा रूप गंध का रस निर्झर। और मेरे मन के गांव गली थोड़ा तो महकाओ तुम। तितली रानी कहाँ चली, जरा पास तो आओ तुम। और तुम तो किसी चुटेरे की मधुर कल्पना लगती हो, तुम तो किसी चुटेरे की मधुर कल्पना लगती हो। किसी स्वर्ग के मंदिर सी श्रेष्ठ अल्पना लगती हो। नहीं धरा की वस्तु कभी इतनी मोहक हो सकती। फिर सुनने इस पंक्ति को, दोनों पंक्ति को। तुम तो किसी चितेरे की मधुर कल्पना लगती हो, किसी स्वर्ग के मंदिर की श्रेष्ठ अल्पना लगती हो। नहीं धरा की वस्तु कभी इतनी मोहक हो सकती। किसी परी ने देखा जो ऐसा सपना लगती हो। और कैसे किसी परी ने देखा जो ऐसा सपना लगती हो। कैसे तन मन से उजली हमको भेद बताओ तुम। तितली रानी कहाँ चली, जरा पास तो आओ तुम।
और साहब इसका आखिरी बंद अर्ज करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और कितने इसका आखिरी बंद है। किसने यह श्रृंगार किया, किसने यह श्रृंगार किया, क्यों न हमें बतलाती हो। किसने यह श्रृंगार किया, क्यों न हमें बतलाती हो। दुल्हन जैसा रूप मिला, इसीलिए इतराती हो। दुल्हन जैसा रूप मिला, इसीलिए इतराती हो। तन कंचन मन चंचल है, तन कंचन मन चंचल है। तुम ठहरी जादूगरनी, जाने कहां कहां अपना इंद्रजाल फैलाती हो। और लेकर पंखों में बिजली, लेकर पंखों में बिजली, क्षण भर में उड़ जाओ तुम। तितली रानी, तितली उड़कर कहां चली, जरा पास तो आओ तुम। तितली रानी कहां चली, जरा पास तो आओ तुम। एक रचना और पढ़ रहा हूँ आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बंदर, बंदर के ऊपर, बंदर वाले आते थे हमारे यहाँ। अब तो मेरे ख्याल से बैन हो गया है बंदरों का पकड़ना, बंदरों का वो करना। हमारे यहाँ मैं गांव में पला बड़ा हूँ। गांव के 10वीं क्लास मैंने गांव से ही की है। और उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया, वहीं हॉस्टल में चला गया। तो गांव की जो रेमिनिसेंसेस हैं, जो गांव की यादगारें हैं, वो आज भी ताज़ा हैं बिल्कुल। और उस गांव में मैंने जो देखा है, मैंने जो भोगा है, वो शायद आज की पीढ़ी को मैसर नहीं है। हमारे यहाँ बाजीगर आते थे, भालू वाले आते थे, और बंदर नचाने वाले आते थे, वगैरह वगैरह। तो बंदर भैया बने मिनिस्टर, बंदर भैया बने मिनिस्टर, ये उसका शीर्षक है। बंदर भैया बने मिनिस्टर, दिल्ली में है बंगला दफ्तर। देखें भाई साहब सिद्धेश्वर जी, आप। हाँ जी जी, इसी पर तो हमने टिप्पणी किया है। मैं आपको बहुत अच्छी बंदर की नकल करने को नहीं कह रहा हूँ, नहीं, बहुत सुनने को बढ़िया नहीं कह रहा हूँ जी। बंदर भैया बने मिनिस्टर, बंदर भैया बने मिनिस्टर, दिल्ली में है बंगला दफ्तर। और कुर्ता पहना, धोती बांधी, गांधी टोपी रखी सर पर। चाल ढाल में अकड़ बड़ी है, मगर नमस्ते करते झुककर। मगर चाल ढाल में अकड़ बड़ी है, मगर नमस्ते करते झुककर। टेलीफोन लगा दफ्तर में, 420 है जिसका नंबर। टेलीफोन लगा दफ्तर में, 420 है जिसका नंबर। और बाहर तिकड़म नाम लिखा है, बाहर तिकड़म नाम लिखा है, तख्ती लटकी दरवाजे पर। और सैर सपाटे करते फिरते घर से गायब रहते दिन भर। सैर सपाटे करते फिरते घर से गायब रहते दिन भर। और काम धाम तो जरा न करते, उद्घाटन ही करते अक्सर। ये व्यंग है अपने तथाकथित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी खाका आपने पूरा खाका आपने उतार दिया इस कविता पे, तो सजीवता ला। बाहर तिकड़म नाम लिखा है, तख्ती लटकी दरवाजे पर। सैर सपाटे करते फिरते घर से गायब रहते दिन भर। और काम धाम तो जरा न करते, उद्घाटन ही करते अक्सर। और साहब फुर्सत नहीं उन्हें मिलने की, जनता काटे उनके चक्कर। फुर्सत नहीं उन्हें मिलने की, जनता काटे उनके चक्कर। और बंदरी भाभी मिलने आई, दरबानों ने रोका बाहर। बंदरी भाभी मिलने आई, दरबानों ने रोका बाहर। आप बोला होकर बोली, भूल गए क्या मुझको बंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बने मिनिस्टर, दिल्ली में है बंगला दफ्तर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इन कविताओं के माध्यम से बच्चे भी तो जानेंगे कि किस तरह का परिवेश होता है, लोग मिनिस्टर बन जाते हैं, दफ्तर में चले जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपने दिया। और कविता में बाल कविताओं में ये खासियत है कि बहुत कम समय में बहुत सारी बातें कह देते हैं, कम पंक्तियों में हम कविताओं को सृजन करना होता है। बहुत लंबी कविताएं हम लिख नहीं सकते इन कविताओं की तरह। और ये देखिए छोटे छोटे बहर के जैसी गज़ल लिखी जाती है, उस तरह इन्होंने अपनी कविता को प्रस्तुत किया। विज्ञान व्रत ने, हमने इनका उल्लेख अपनी डायरी में किया भी था। तो विज्ञान व्रत जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतनी अच्छी कविताओं को प्रस्तुत करने के लिए। और अब हम सीधे अनिता रश्मि जो आज की अध्यक्षता कर रही हैं, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वे अध्यक्ष रूप में संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
जी अनिता जी, जोहार, नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार। बाल साहित्य जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सहज सरल मासूम सी रचना। जी बच्चों के लिए तो लिखनी है, करना क्या है, बस 10-5 पंक्तियों में लिख दिया कुछ भी, लेकिन वह इतनी सहज सरल विधा नहीं है। बच्चों के लिखने के लिए हमें उनके मनोजगत में जाना पड़ता है। जी जी हमारा प्रौढ़, युवा या बुजुर्ग बुद्धि काम नहीं करती यहाँ। हमें उस बुद्धि को अपनाना पड़ता है जो बच्चों की है, तभी जी। वह सफल कविता बन पाती है। और मैं देखती हूँ कि ऐसे में बहुत छोटे छोटे बच्चे जो लिख रहे हैं खुद, वो अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन जो प्रौढ़ लोग, युवा लोग या बुजुर्ग लोग लिख रहे हैं, वो भी अपनी बात कहने के लिए फिर से बच्चा बन रहे हैं। और जब बनेंगे तभी सफल रचना कर पाएंगे। तो इसमें विज्ञान व्रत जी की तीनों कविताएं हम लोगों ने पढ़ी और मुझे लगता है वो इस मामले में तो सफल है। तो बालोपयोगी जो इनकी तीनों रचनाएं हैं, उसके बारे में मैं कहने के पहले और कुछ कहना चाहूंगी। वो ये कि हमें मासूम हृदयों को छूने के लिए, उनके शुद्ध पवित्र हृदय को छूने के लिए, उन्हें कुछ दे सकने के लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं। शिक्षा दे, लेकिन शिक्षा की तरह नहीं, बोझिल शिक्षा की तरह नहीं। हम उन्हें वर्जित क्षेत्रों से बचाने की कोशिश करें, लेकिन उसको भी बोझिलता और कहीं कठोरपन के साथ नहीं। बहुत रोचकता की आवश्यकता होगी, तब हम उन्हें पूरे तरह से नैतिक मूल्यों से भर सकते हैं। तो आप चाहे नैतिक मूल्य वाली या उपदेश वाली रचना लाना चाहे, उपदेश देने की बात सोचे, या आज जो संस्कार छूट रहे हैं बच्चों से, उन्हें पालने के लिए, बचपन से पोसने के लिए मैं संस्कारों के पोसने की बात कर रही हूँ। बच्चों को तो पाल ही ले रहे हैं, खूब अच्छे से पाल रहे हैं, पैसे कौड़ी से लेके करियर का राह दिखलाकर, लेकिन उसे पोषित करने के लिए संस्कारों से, नैतिक गुणों से हमें जरूरी है कि हम बच्चों की तरह ही समझ बूझकर और उसी ढंग से उन्हें पोषित करें, उनको उपदेश की तरह नहीं दें। तो ये जो 3 कविताएं जो हमें याद गली के माध्यम से मिली है विज्ञान व्रत जी की, 30, 40, 35 साल पहले गाँव के बात कर रहे वो, तो वहां से उन्होंने किसको लगाया, मदारी का बंदर वाले। और तितलियां तो खैर अभी भी दिखती हैं, अब तो कम हो गई हैं, लेकिन जो अभी भी थोड़ा पेड़ पौधे के बीच है, थोड़ा सा उन्हें दिखती है, क्योंकि मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ बहुत दिखती है, इसलिए मैं कह पा रही हूँ। लेकिन जो हम लोग देख चुके हैं तितलियां, आज के बच्चे नहीं देखते। अगर है भी तो खिड़कियां बंद है, देखने को इजाजत नहीं है देखने। तो मैं अब उनकी कविताओं पे आती हूँ। ये बहुत ही सहज सरल रूप से ये बालोपयोगी कविताएं पठनीयता की कसौटी पर खड़े उतरते हुए प्रस्तुत की गई हैं। इतनी संप्रेषणीय है कि सारे बच्चे इससे प्रभावित ही नहीं होंगे, इसके प्रति ललायित होंगे और उन्हें साहित्य का ज्ञान भी मिलेगा, वो साहित्य की ओर भी ललायित होंगे। इनकी ये, आप तो विज्ञान व्रत जी को बहुत दिनों से अवसर पे देख पा रहे हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार, चित्रकार, गजल गो, उम्दा गजल गो, बेहतरीन कवि है ही। आप बाल रचनाओं के साथ आए हैं, तो इनमें से इनकी 3 रचनाएं जो हमने पढ़ी, पहली देख सुनी, एक तो सब्जी वाले। इन्होंने सब्जी वाले के बहाने पूरे सब्जियों से मुलाकात करा दी। हो सकता है बच्चे बहुत सारी सब्जियों के बारे में नहीं जानते होंगे, हम अपने बचपन में जानते थे, क्योंकि हमें खरीदने भी जाते थे हम सभी, अधिकांश लोग माता पिता के साथ हो या अकेले भी। आज के बच्चे को सभी चीज से हम लोग बचा रहे हैं। तो बहुत सरल ढंग से सब्जियों का परिचय दिया गया है, जिसमें रोचकता और भाव पक्ष बहुत ही प्रबल है। दूसरी रचना है, एक मिनट, दूसरी रचना तितली रानी कहाँ चली, कितना मजेदार ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। झट उड़ जाती तितलियों के लिए, हम सभी जानते हैं तितली आप जब तक छोएंगे कि मैं क्लिक करूं, पकड़ूं, तब तक वो उड़ जाती है। भावनाएं देखिए इस कविता में, फूलों के घर जाने की उनको जल्दी है। तितली को फूलों के घर, किसी ने इस रूप में उसे नहीं पकड़ा होगा, क्यों? कारण कि बहुत तेजी से उड़ जाती, मैं पकड़ नहीं पाती। लेकिन यहाँ पंक्ति गौर कीजिए कि फूलों के घर जाने की उन्हें जल्दी है, क्योंकि हम देखते हैं फूल दर फूल, फूल दर फूल, वो तत्काल उड़ के चली जाती है। यायावर तितलियां,
यह यायावर तितली दिल को छू जा रही है, यानी कविता दिल को छू रही है। बच्चों के मन को भी गांव गली के महकाने की क्षमता रखती है यह कविता। बच्चों के मन में भी बिंब उपमाएं कविता के ऐसे हैं, ऐसे औजार इसमें हैं जो होने चाहिए हर कविता में। सामान्य कविता में बिंब उपमाएं होने चाहिए, वो यहाँ पे और भी नजर आए, जिससे कविता तितली रानी दुल्हन की तरह श्रृंगार कर लेती है। पंक्ति दर पंक्ति बिंब है, आप गौर कीजिए, खासकर आदि कविता के बाद। तो दुल्हन की तरह यह कविता श्रृंगार कर लेती है। तो विज्ञानवर्त जी ने इतना ही नहीं किया, याद गली में विचरते हुए हमें बंदर के पास भी ले गए और बंदर के माध्यम से हमारे नेताओं का चरित्र सामने रख दिया। तो हमारे बच्चों को केवल आनंद की बात सिखाने की जरूरत नहीं, केवल दुनिया की खूबसूरती दिखलाने की जरूरत नहीं, बदसूरती भी दिखलाने की जरूरत है और उन्हें उसे बचाने की भी जरूरत है। और यह बंदर कविता में नजर आती है कि आज हमारे नेता कैसे, उस समय भी थे, ऐसी बात नहीं है कि आज ही है यह स्थिति। तो वो काफी पहले की लिखी हुई रचना है। हम लोगों ने मदारियों को देखा है, हमारे बाद की पीढ़ी ने कभी कभार देखा होगा, आज के बच्चे ने नहीं देखा, न भालू का नाच, न बंदरों का नाच, ना मदारी का कोई भी कार्य। तो ये मदारी के बहाने से शीर्षक, इसका मैं नहीं सुन पाई हूँ, शायद भालू शीर्षक है या बंदर शीर्षक है। तो यह जो है आपको नेताओं, यानी नेता, आप नेता की तरह ना दे, छल चरित्र की तरह भी देखे, खल चरित्र की भी तरह देखे और उससे भी बचने की एक तरह से शिक्षा देती है। तो ऐसी रचनाएं जो बच्चों के पास जाए, वो इतने सहज ढंग से जाए जैसे विज्ञानवर्त जी ले गए, जिससे बच्चे सोचने को भी विवश हो और वो फर्क महसूस कर पाए तितली की सुंदरता, फूलों की सुंदरता और खल चरित्रों का। यह मुझे यहाँ लगी, ये इन कविताओं, तीनों कविताओं में बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समीक्षा अनिता रश्मि जी। बाल साहित्य के ऊपर इतनी बढ़िया समीक्षा हमने आज पहली बार देखा, और लोग भी आज मंच पर आए हैं, लेकिन आप तो लघुकथा ही, कहानी और लघुकथा ही नहीं, आप बाल रचना साहित्य का भी मर्मज्ञ नज़र आती हैं अपनी समीक्षा के माध्यम से। और ख़ासकर विज्ञानवर्त की बाल कविताओं पर आपने जो सब समीक्षात्मक टिप्पणी दिया है, अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको इतनी अच्छी अध्यक्षीय टिप्पणी देने के लिए। उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आपने अपनी प्रस्तुति दिया है। आपने एक एक कोना को छान गया है आप उनके साहित्य, उनके बाल कविता तो छोटी होती लगता है देखने में, जैसे सहज होता है। आपने कहा कि बाल कविता लगता है बहुत साधारण चीज़ है बच्चों के लिखना, लेकिन उसको लिखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। लेकिन बाल साहित्य की समीक्षा देने के लिए हमको लगता है कि आप जैसे विद्वान होना जरूरी है, बच्चा होना जरूरी नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप चूँकि बाल साहित्य लिखती नहीं हैं, तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि परंपरा है कि उसके बाद तुरंत अध्यक्ष महोदय भी अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, तो आपको भी 2 कविताएं, बाल कविताएं प्रस्तुत करनी है, और इसकी टिप्पणी हमारे विज्ञानवर्त जी देंगे। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। माइक खोले। हाँ, मैं बाल कविता नहीं एक कहानी लेकर आई हूँ। ठीक, आप एक कहानी पढ़िए, उसकी एक ही कहानी पढ़ूंगी क्योंकि लंबी हाँ हो जाएगी। ना ठीक है, स्वागत है। तो ये कहानी आई थी डायमंड पॉकेट बुक्स के, जब अमृत महोत्सव खत्म हुआ तो उनका एक कथामाला चला था, उसमें 21 श्रेष्ठ बालवन की कहानियां झारखंड से एक आई थी, पूरे देश से लिया गया था, उसमें से स्वागत है। अगली बार भी शीर्षक है, अगली बार भी। गाड़ी फर्राटे भरती, आवाज आ रही है स्पष्ट? हाँ, आवाज आ रही है, पढ़िए। गाड़ी फर्राटे भरती हुई कोलतार की पक्की सड़क से होती हुई एक पक्के मकान के सामने आकर रुक गई। उससे माँ और राहुल उतर पड़े। निशांत को गाड़ी की सीट पर ही जमे देख पापा ने टोक दिया, उतरे क्यों नहीं, उतरो। वह मन मसोस कर उतरने लगा। सामान उतारने में पापा की मदद भी की। राहुल ने झट मीडियम सफारी बैग थाम लिया। माँ वीआईपी पकड़ आगे आगे चली। निशांत के हाथ में भी एक अटैची थी। तब तक दादाजी भी बाहर आ गए। तुम लोग अंदर आओ। सब लोग वहीं झुककर उनके चरण स्पर्श करने लगे। अंदर घुसते ही राहुल उछल पड़ा, दादाजी इतना बड़ा आंगन,
वहाँ फ्लैट में तो आंगन ही गायब है। सफेद बालों वाली दादी सामने ही नजर आ गई। अपनी बात बीच में छोड़ राहुल उनके पांवों की ओर झुक गया। निशांत भी दादी के पैर छूने लगा। दादी की आशीष भरी आवाज आई, खुश रहो, जीते रहो। निशांत को भी आंगन का खुलापन खूब भाया, लेकिन उसे याद था कि वह नाराज है, अतः उसे कुछ नहीं बोलना है, ना किलकना है, ना हंसना है। वह जानबूझकर गंभीर बना रहा। थोड़ी देर में सब आंगन की चौकी पर हाहा ही का दौर चला। निशांत को अब कुछ अच्छा लगने लगा था, फिर भी वह पूरी तरह से खुश नहीं था। इस छुट्टी में पापा ने पहले कोई पिकनिक स्पॉट या फिर टूरिस्ट प्लेस ले जाने की बात कही थी। वे पूरी दीघा या कहीं और ले जाने की बात कह रहे थे। ऑफिस से छुट्टी उन्हें नहीं मिली कहकर यहाँ हरिहर सी गांव दादा दादी के पास ले आए। निशांत को तनिक न भाया। पापा का इस तरह अपने फैसले से पलटी मारना उसे बहुत अखर रहा था। उसे गांव की धूल भरी पगडंडियों, खेतों में नहीं घूमना था। उसे तो बड़े टूरिस्ट प्लेस के टूरिस्ट स्पॉट और मॉल की सैर करनी थी। मॉल में पिक्चर भी देखने की बलवती इच्छा जोर मारती रही थी। उसे वैसी जगहें ही पसंद थी। अपने छोटे से शहर में ये सब कहाँ, अतः वह महानगर की सैर के लिए उत्सुक था। 2 दिन रहकर पापा मम्मा वापस चले गए। 20 दिनों के लिए रोहन और निशांत वहीं रह गए। रोहन उससे 2 साल ही बड़ा था और था बहुत समझदार। निशांत की नादानी पर भी वह अंकुश लगाने की कोशिश करता रहता, बड़े भाई का फर्ज निभाता। दादाजी दोनों को सुबह 5 बजे उठाकर खेतों की तरफ ले जाते। वहाँ सब और हरियाली के बीच दोनों दौड़ते रहते। दादाजी फसलों को पानी पिलाते। अन्य खेतों में भी अनगिनत लोग तरह तरह के कार्य करते रहते, जैसे कोई खुदाई, कोई हल चलाता, कोई सिंचाई करता, तो कोई फसलों के बीच उगाए खरपतवार हटाते हुए नजर आ जाता। कभी कभार निशांत मुंह फुलाकर पेड़ पर बैठ जाता, तब दादाजी कह उठते, अरे देखो तो यहाँ कैसी भिंडी लगी है, और वहाँ नेनुआ, जाओ अपने हाथ से तोड़कर मटर छीमी खाओ। मटर छीमी जानते होंगे, मटर को ही हम बोला जाता गाँव में। निशांत भी खेतों में उतर कर गौर से देखने लगता। नेनुआ के पीले फूलों के बीच से झांकते फल और भिंडी का हरापन उसका ध्यान बटाने की कोशिश करते। कुमड़े के छोटे छोटे फल के कोर पर बड़े बड़े पिताब पुष्प और हथेली की तरह के हरे पत्ते अजब समा बांधते। उसे देखते ही हवा के झूले पर झूमने लगते। वे पुष्पित पल्लवित पौधे से आकर्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। ठंडी हवा रोहन और निशांत के तन मन को सिहराने सहलाने लगी थी। हवा की सरसराहट के झूले पर झुकते पौधों के संग उनका मन भी झूमने लगा था। सबसे अधिक आनंद देने वाली थी मटर की गदराई फलियां। अपने हाथ से तोड़कर खाने का आनंद शब्दों के परे था। घर लौटते ही दादी तुरंत के दुहे गए बकरी के दूध से भरा गिलास हाथों में पकड़ा देती। फूंक फूंक कर दूध पीते हुए दोनों भाई दादी के साथ खूब बतियाने लगते। गाढ़ा खाटी ताजा दूध पीकर उनकी आत्मा तक तृप्त हो जाती। दूध कितना मीठा लगता। कभी दादी नदी किनारे ले जाती और वहीं नहाने के लिए कहती। नदी थोड़ी सूख गई थी पर पर्याप्त पानी था। गांव के बीचों बीच 2 तालाब थे, जिन्हें जोड़ा तालाब कहा जाता था। बीच में चौड़ा पाट, वहां से बच्चे कूद कर तालाबों में तैरा करते, नहाते। वह बहुत देर तक उन्हें देखते हुए याद करता कि शहर में कहाँ ऐसी मस्ती। पार्क है लेकिन महीने 2 महीने में एक बार जा पाता है। दोपहर को उन्हें बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं रहती थी। दादा कहते कि तुम लोग 2 घंटे सुबह में पढ़ लिया करो, 2 घंटा रात को। कुछ भी हो जाए समय पर पढ़ने बैठना जरूरी है, आदत नहीं छोड़नी है। यहाँ घूमते हुए भी पढ़ाई पे ध्यान देनी है। दिनचर्या को हमेशा मानो। एकाएक निशांत को मॉल से ज्यादा रंभाती गायों के खुरों से उठने वाली धूल खूबसूरत लगने लगी। उन्हें देखने के लिए पगडंडियों पर खड़े रहना भाने लगा। बैल गाय के गले की घंटी के टुनटुन में उसका मन रम जाता।
जब वे चरवाहे संग एक साथ शाम ढले वनों से लौटती, दोनों भाई एकटक देखने लगते। उनकी धीमी मस्त चाल देखने में दोनों को आनंद मिलता और उनके गली के घंटियों की रुंझुन में भी। खेतों की मेड़ों से सटकर खड़े पेड़ों से जब निशांत खुद तोड़कर बेर लाता तो उसे सबसे अधिक खुशी मिलती। खुद से तोड़ने के कारण बेर की मिठास बढ़ जाती। राहुल भी पूछता बस थोड़ा सा है। राहुल भी पूछता, अच्छा लग रहा है ना निशांत? हाँ भैया, अपने हाथ से ताजी चीजों को तोड़कर खाने में बहुत आनंद। वो भूल गया कि महानगर का मॉल उसकी जीत में शामिल था। सही बात, ऊपर से इतनी हरी तिमा मैंने तो पहली बार देखी है भैया। मैं तो जैसे हजारों बार देख चुका हूँ। निशांत से चुगल करता उसका बड़ा भाई। दोनों ठठाकर हंस पड़ते। एक दिन वे खेत पार कर नदी की ओर बढ़ रहे थे। देखा एक बड़े से घने पेड़ पर 3 झूले लगे हैं। सारे झूलों के नीचे टायर बंधे हैं और उसी पर बैठकर या खड़े होकर बच्चे झूला झूल रहे हैं। मुझे भी झूलना है दादाजी। नहीं, तुम लोग नहीं झूल पाओगे दादाजी प्लीज। उनकी इच्छा भाग कर दादा वहां जा पहुंचे। बच्चों से बात की। गांव के बच्चे उत्सुक होकर इन शहरी बच्चों को देखने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों भाई टायर के 2 झूलों पर ऊंची ऊंची पींगे ले रहे थे। उस दिन दोनों फूले नहीं समाये। शाम को पापा माँ से फोन पर बात करते हुए निशांत अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। पापा, यहाँ आने का आपका निर्णय एकदम सही था। मन लग गया बेटे? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत जल्द पापा। अगली छुट्टियों में भी हम यहीं आएंगे। क्या करोगे हर बार? पापा ने चुटकी ली। खुली शुद्ध हवा में घूमेंगे, खेलेंगे और सोते समय दादी के गले में बाहें डाल कहानी सुनेंगे। निशांत इस पर बोला, कहानी? हाँ, परियों की, राजा रानी की, शेर भालू की भी। फिर वह खुशी खुशी माँ से बात करने में व्यस्त हो गया। निशांत अब मॉल को भूल चुका था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर कहानी, विज्ञान बहुत व्रत ही जी, सुंदर। विज्ञान व्रत जी कहाँ चले गए हैं? ग्रामीण का एक एक परिवेश जीवंत होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजप्रिया रानी जी का स्वागत। विज्ञान व्रत जी कहाँ चले गए? उनको टिप्पणी देनी थी। कहानी तो सब लोग सुने हैं। यदि कोई आदमी, हाँ, विज्ञान व्रत जी आ गए, धन्यवाद। आपको ये रचना, हमारे दामाद जा रहे थे तो हाँ, ना आए हुए थे तो वो जा रहे थे। अच्छा, ठीक है। आप थोड़ी सी उनकी कहानी पर अपना कोई विचार दे दीजिए। है कहानी आपको यदि पहले नहीं मिली हो तो। मुझे उनकी भाषा बहुत अच्छी लगी। उनके सीट पर जमे होना, सीट पर जमे थे और घर का वातावरण और दादाजी से मिलके बच्चे कितने खुश होते हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैंने दादा और दादी नहीं देखे, नाना भी नहीं देखे। हाँ, नानी रही है कुछ दिन, देखी मेरी याद है। मगर दादा दादी से मैं सदा ही इस मामले में बहुत विपन्न रहा हूँ। मुझे अभी भी रोना आ गया। ठीक है। हाँ, निशांत रोहन वास्तव में बहुत बहुत भाग्यवान हैं कि उन्हें दादा दादी का प्यार मिला, दादा दादी के साथ बातचीत करने का मौका मिला, अवसर मिला उन्हें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, बकरी का दूध मीठा नहीं होता है। बकरी मेरे लिए रखी गई थी कुछ दिन के लिए। बकरी पालना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती हमारे जमींदारों में। भैंस या गाय या बैल तो होते ही हैं। अब तो बैल खत्म हो गए हैं, बिल्कुल ट्रैक्टर आ गए सब। तो भैंस या गाय का दूध भी अच्छा लगता है और मीठा होता है। और बकरी का दूध मीठा नहीं होता है, बकबका होता है, क्योंकि वो तरह तरह की वनस्पतियाँ खाती है। इसलिए बकरी हर चीज़ खा जाती है। बकरी ऊँट नहीं खाता आखा, ये गांव में कहावत है। ऊँट नहीं खाता आखा। कब्बा होता है ना, कब्बा जो दूध निकलता है, इसमें तोड़ने का पत्ता। देखा किसने? नहीं देखा? नहीं देखा? आपने देखा है?
अकब्बा बोलते हैं उसको, अकब्बा बोलते हैं, आँख बोलते हैं, तो उसमें दूध निकलता है। तो बकरी नहीं खाती ढाका, ढाक ढाक के पत्ते होते हैं ना, ढाक देखा आपने? नहीं देखा। ढाक के पत्ते होते हैं जो उसकी पत्तल बनती थी पहले, अब तो खत्म हो गया, ढाक खत्म हो गया। बिल्कुल हमारे गांव के पास जंगल था पूरा ढाकों का, ढाक का। और वो जब शादी ब्याह होता था तो नाई उसकी वो पत्तल बनाते थे ढाक के पत्तों की, तो पत्तल ताजी ताजी पत्तल होती थी पूरी। अब वो खत्म हो चुका है बिल्कुल रिश्ता। तो बकरी का दूध यहाँ बकबका होता है, मीठा नहीं होता है। और गोधूली अच्छा लगा मुझे, गोधूली का वो समय। गोधूली से आजकल तो बच्चे वंचित हैं, तो आजकल पता नहीं, क्योंकि गोधूली क्या होती है। गोधूली दरअसल क्या होती है कि जब गायें लौटती हैं, तो भैंसें बाद में आ गई, पता नहीं भैंस कहाँ से आ गई भगवान जाने। भारतवर्ष में हमारी तो गाय है, तो गाय जब लौटती हैं वहाँ से बाहर से चर के लौटती हैं, तो उसको गौधूली, जब उनकी धूल उठती है उनके खुरों से जब धूल उठती है तो उसे गौधूली बोलते हैं। और गौधूली एक समय होता है, दिन छिपरा होता है वगैरह वगैरह, तो गौधूली बोलते हैं। और भैंस धूली नहीं बोलते उसको, गौधूली बोलते हैं, क्योंकि गौ ही हमारा देशज पशु है, भैंस नहीं है। भैंस पता नहीं कहाँ से आई है भगवान जाने, मुझे तो ये तो रिसर्च का विषय है। और मटर की फलियाँ तोड़ना मुझे याद आ गया, बचपन में सबको मटर के खेत होते थे। ज़्यादातर हम जो मतलब पकते नहीं थे, पकती नहीं थी, ज़्यादातर वो मटर की ही ताज़ा मटर उसका चारे में मिला के खिला दिया करते थे उनको, भैंस को और गायों को वगैरह वगैरह। तो मटर की फलियाँ याद आ गई मुझे, अच्छा लगा जितना मैंने सुना। आंटा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत साधुवाद इस कहानी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाल साहित्य सम्मेलन हो रहा है तो निश्चित तौर पर कविता के साथ एक आध कहानी तो होनी चाहिए। और अनीता रश्मि ने इस काम को पूरा कर दिया। हमारा दूसरा सत्र उसी साथ आरंभ हो चुका है। और उसी तरह एक दो कविता के बाद उनको हम अध्यक्ष टिप्पणी के लिए तो बुलाते रहेंगे, वो मंच पढ़ेंगे। मैं अपनी एक कविता से आरंभ करता हूँ इस सत्र का। हालांकि हम भी इधर लिखे हैं, पहले तो बहुत लिखा करते थे, लेकिन अब आप लोग को देखा देख के लिखना शुरू किया है। कि एक कविता है कि बंदर नाच दिखला रहा भैया। बंदर में बहुत लिखी गई है कविताएं, बाल कविताएं, खासकर बंदर बहुत पात्र बन जा रहा है। ताता ताता थैया थैया बंदर नाच दिखला रहा भैया। ताता ताता थैया थैया बंदर नाच दिखला रहा भैया। कमर लचका कर लाती पानी, बंदरिया भी बहुत सयानी। संग उसके वह नाच दिखाती, उसे बंदर बहुत भा रहा भैया। ताता ताता थैया थैया बंदर नाच दिखला रहा भैया। दोनों समझते मदारी का इशारा, पत्ते पेट के वास्ते तमाशे का सहारा। चला मटक मटक ब्याह रचाने, बंदरिया के संग आ रहा भैया। ताता ताता थैया थैया बंदर नाच दिखला रहा भैया। इतने में वहाँ आया भालू, बंदर बंदरिया दोनों चालू। इतने में वहाँ आया भालू, बंदर बंदरिया दोनों चालू। आपसी लड़ाई झगड़ा छोड़, संग कमर मटका रहा भैया। ताता ताता थैया थैया बंदर नाच दिखला रहा भैया। ताता ताता थैया थैया बंदर नाच दिखला रहा भैया। बहुत ही बच्चों की भाषा में हमने लिखे, प्रयास किया हमने इधर। और इसके बाद आज सबसे पहले जो कवि हमारे मंच पर दस्तक दिए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। संभवतः पहली बार हमारे मंच पर आए हैं, लेकिन हमको खुशी है कि वे सबसे पहले आए और हम उन्हें सबसे पहले बुला रहे हैं। तेज नारायण राय जी। तेज नारायण राय जी कहाँ के हैं, अपना नाम बताते हुए कृपया अपनी बाल कविता को प्रस्तुत करेंगे। बाल कविता में तो बहुत कम समय लगता है, इसे और छोटी कविता होती है, इसलिए बाल कविता हो तो छोटी छोटी 2 बाल कविताओं का पाठ कर सकते हैं। तेज नारायण जी। सर, हम दुमका झारखंड से हैं, एक सहायक अध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय के। स्वागत है आपका मंच पर जी। आज अवसर साहित्य मंच को अध्यक्ष कर रही
अनिता रश्मि जी एवं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विज्ञान व्रत सर एवं संयोजक सिद्धेश्वर जी, सभी बुद्धिजीवियों को मैं कोटि कोटि जोहार करता हूँ। साथ ही साथ माँ सरस्वती वंदना को प्रणाम करता हूँ। मेरी छोटी सी रचना है नटखट बंदर। हमारे सर ने जो पहले विज्ञान व्रत सर ने बोले, उनकी छोटी सी टुकड़ा मानकर चलिए। नटखट बंदर। एक था बड़ा ही नटखट बंदर, आ रहा था घर के अंदर। एक था बड़ा ही नटखट बंदर, आ रहा था घर के अंदर। बंदर देखकर मम्मी बोली, अरे अरे तू नटखट बंदर, मत आना तू घर के अंदर। तेरी चाल है हरदम नटखट, तेरी चाल है हरदम नटखट। चोरी कर तू खाता झटपट। देख भला तू मुझको यूं ही, देख भला तू मुझको यूं ही, दौड़ने लगते सरपट सरपट। देख भला बंदर को मम्मी कह डाली, हूं मैं मोहन का अम्मी। तू चोरी कभी न करना, तू चोरी कभी न करना, चोरी करना आदत है बुरी। लोग कहेंगे तुमको चोर चोर, लोग कहेंगे तुमको चोर चोर। सुनकर बंदर चढ़ा पेड़ पर, सुनकर बंदर चढ़ा पेड़ पर, दांत दिखाया डाल में बैठकर। मम्मी मार दी जोर से ढेला, मम्मी मार दी जोर से ढेला। बंदर दिखाए कूद कूद कर खेला। बंदर का खेल देखकर, बंदर का खेल देखकर नानी घुसाई तिल मिलाकर। लगी कहने अब तू रे बंदर, लगी कहने अब तू रे बंदर, फिर नहीं इस घर के अंदर। कहीं बात मेरी ध्यान न देता, कहीं बात मेरी ध्यान न देता, बात बात पर नेट मटकाता। नानी अम्मी गुस्साकर बोली, हमसे मत खेलो तुम नैन मटोली। हूँ मैं औरत एक घुसेली, खेलूंगी तुमसे डंटे की होली, खेलूंगी तुमसे डंटे की होली। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तेज नारायण जी, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष टिप्पणी के लिए अनीता रश्मि जी। तेज नारायण जी ने कहा कि विज्ञान व्रत जी की लव कथा का पीछे वाला हिस्सा, लेकिन बहुत ही रोचक ढंग से आपने बताया। बंदर का दृश्यात्मक था, पूरी तरह से चित्रात्मक रचना थी और चित्र से खड़ी करती है, बच्चों के पास पहुंचने वाली संप्रेषणीय रचना है। धन्यवाद तेज नारायण जी, अच्छा प्रयास आपका है, आप इसी तरह लिखते रहें। और मेरे मंच पर कई लोग और जुड़ गए हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि चलिए एक ही की रचना ही पहले चले ताकि सबको स्थान मिल जाए। तेज नारायण जी वो आंख मिचौली का मुहावरा है, नैन मिचौली का नहीं है। सुधार नैन लेंगे। मटक्का होता है, नैन मटक्का। जब किसी सुंदर चीज को देख के, मतलब लड़की को देख के हम पुरुष नैन मटक्का करते हैं ना, आपस में नैन मटक्का करते हैं, तो नैन मटक्का होता है और नैन मिचौली नहीं होता, आंख मिचौली। कृपा करके इसको हाँ, ठीक इसको कर सुधार लेंगे। हमारे मंच में आप आए हैं, आपको इस तरह के सुझाव मिलते रहेंगे ताकि रचना और भी बेहतर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राजप्रिया रानी जी हमारे मंच पर जुड़ी हुई हैं। राजप्रिया रानी जी जो कविता कहानी लिखती रही हैं, लोक कथा लिखती रही हैं, यदि बाल रचना उनके पास हो तो वे मंच पर सामने आए और अपनी एक रचना प्रस्तुत करें। राजप्रिया रानी जी मंच पर है कि नहीं है? कहाँ चली गई? अभी तो आई थी। हाँ, नजर तो आ रही थी। राजप्रिया रानी जी यदि मंच पर हो तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते फिर दूसरे को बुलाएंगे। प्रकट हुई थी वो भी। जी जी, चले जब वो आएंगे तो फिर आएंगे। तब तक अनीता पंडा जी हमारे मंच पर हैं, सुबह उपस्थित हुई थी। अनीता पंडा जी से निवेदन है कि अपनी एक बार रचना प्रस्तुत करें। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय अनीता रश्मि जी। सबसे पहले मैं आपको हृदय से धन्यवाद दूंगी कि आपने संशोधन में एक एक बारीकी से मेरी रचना को परखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और मुख्य अतिथि जी विज्ञान व्रत जी और सिद्धेश्वर जी और समृद्ध मंच को मेरा सादर अभिनंदन, नमन। मैं एक छोटी सी बाल कथा लेकर के प्रस्तुत हुई जो कि 1984 से लेके 2023 तक मैं मेघालय में रही हूँ। मेघालय से तो वहाँ के परिवेश को शायद थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश की। ये जो है मेरी कहानी का शीर्षक है अति बोलना ना भला।
मेघालय की गारो पहाड़ियों के जंगल में एक शाही रहता था जिसका नाम रुनाते था। प्यारे बच्चों, मेसाही के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसके शरीर पर बड़े बड़े कांटे होते हैं जिससे वो अपनी रक्षा करता है। रुनाते मेहनती तो था, पर उसकी एक कमजोरी थी कि वो बहुत बोलता था। अपने इसी बड़बोलेपन के कारण वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ यूं कि रोज की तरह सारे दिन कठिन परिश्रम करने के बाद रुनाते अपने पेट के बल धीरे धीरे रेंगता हुआ घर की ओर लौट रहा था। वह अपनी धुन में मस्त था। अचानक उसे बाघ दिखाई दिया जो शिकार की खोज में था। उसे अपने ऊपर खतरे का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने को गेंद की तरह सख्त बना लिया और सांस रोककर स्थिर हो गया। बाघ रुनाते के ऊपर कूद पड़ा। उसे खाने की उसने बहुत कोशिश की, किंतु खा नहीं सका। बाघ की समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो गया। वह फिर से उसके ऊपर कूदा। उसकी कोशिश बेकार गई। उसने रुनाते की खाल खोलने की बहुत कोशिश की, परंतु वह खोल नहीं पाया। बाघ बहुत निराश हुआ। वो बहुत भूखा था, अतः शिकार को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो पीछे हट गया और सोचने लगा कि इसे कैसे मारा जाए। वो छिपकर रुनाते को देखने लगा और किसी तरह उसे मारने का अवसर खोजने लगा। रुनाते कुछ देर बिना हिले डुले सांस रोककर पड़ा रहा। जब सब कुछ शांत हो गया तो उसने सोचा कि बाघ वहां से चला गया। मूर्ख, रुनाते खुशी से कहने लगा, अरे बाघ कितना बेवकूफ है। इतने बड़े आकार का होते हुए भी उसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। अगर उसके पास थोड़ा सा भी धैर्य होता तो वह आसानी से मेरे नरम पेट पर बैठकर उस समय मेरा शिकार कर सकता था जब मैं रेंगने के लिए पहले से पलट जाता और मेरा पेट ऊपर आ जाता। उसे खाने में भी आसानी होती। उसकी तो किस्मत ही खराब थी। ऐसा लगता है कि वो जल्दी में था। उसे अगली बार के लिए शुभकामनाएं। शिकारी बाघ पास में ही था और उसने सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना किस्मत वाला है। वो सोच ही रहा था कि शिकार कैसे किया जाए। अब तो उसे पता चल गया कि रुनाते शाही का शिकार कैसे करें। बेवकूफ रुनाते ने अपने आप ही अपना सब कुछ बता दिया और वह अपनी मौत का कारण खुद बन गया। बाघ ने अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया। उसके मन में आशा जागी और वह रुनाते के पलटने का इंतजार करने लगा। वह चुपचाप बिना आवाज किए मौका देख रहा था। वो शिकार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। रुनाते कुछ देर रुका। चारों ओर शांति थी। उसने सोचा कि शिकारी बाघ वहां नहीं है और खतरा टल गया। वो धीरे से पलटकर देखने ही वाला था कि बाघ तैयार था। वह तो रुनाते की पलटने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो पूरी तरह पलट भी नहीं पाया कि बाघ उसके पेट पर कूदा और जिससे कि रुनाते को बहुत धक्का लगा। उसने खुद ही अपना राज बता दिया था। यही बात उस पर भारी पड़ी। वह बहुत बुरी तरह से फंस गया था। मन ही मन वो बहुत पछताया, परंतु अब देर हो चुकी थी। बाघ ने आसानी से उसे अपने कब्जे में कर लिया और रुनाते को मार डाला। मूर्ख रुनाते शाही अपनी जान गंवा बैठा। अपनी मूर्खता के कारण वो बाघ का शिकार हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस समय किससे कितनी बातें कहनी है। तो जरूरत से ज्यादा बात करके बच्चों हम कभी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, अति का भला, अति का बोलना ना भला। धन्यवाद। समय में बैंगलोर से हो चुकी। अनीता रश्मि जी, आप इस पर बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए। इसको उन्होंने संशोधित कर ली कहानी मेरे कहे अनुसार। सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। अति का बोलना ना भला जानकारी परक नई जमीन पर लिखी गई कहानी है। जानवरों से प्रेम होना और उनके बारे में जानना जरूरी है। शाही जो केवल अब जू में मिलते हैं, हम जंगल भी नहीं जा पाते। जाते तो अब तो घूमते रहिए, आपको बाघ वगैरह भी बस कभी दिखेंगे, शाही क्या दिखेगा। तो जो जू में मिलते हैं, हाँ वहाँ
मेघालय में मिलकर है। तो उस पर बहुत अच्छी कहानी, सारे बच्चों को जानना भी चाहिए। उनके ये पेट वाली बात जो बताई नहीं थी, यह कहानी जो है उस पर तो लिखने के कारण अच्छी है ही, साथ में सबसे बड़ी बात है इसका अंत जो है पारंपरिक है। पहले जो कहानियां लिखी जाती थी, अब तो कहानियों को आधे में छोड़ देता है पाठकों के लिए, लघु कथा की तरह। पहले जो कहानियां लिखी जाती थी, बाल कहानियां भी, अंत में शिक्षा दे दिया जाता था स्पष्ट, खासकर कहानियों में। कविताओं में न दी जाए तो वह इसमें है पारंपरिक कहानी। मैं सिद्धेश्वर जी से एक बात कहना चाहूंगी कि आप कृपया शुक्रवार को जो भी समीक्षा करनी है जिन रचनाओं पे, मंगवा करके जो लोग जुड़ते जाते हैं वो अपनी रचना को देते जाएं और वो समीक्षक को भेज दी जाए तो और ये अच्छा सही बात है। यहाँ तो त्वरित में कई बार किसी ने आवाज दे दी तो मिस हो गया। त्वरित समीक्षा तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और मैं इस पर सोच रहा हूँ कि इस पर क्या करना चाहिए। होता ये है ना अनीता जी, होता ये है अनीता जी कि जो स्वीकृति देते हैं कि हम आएंगे और रचना भेज देते हैं, वही गायब रहते हैं, और जो आते हैं वो रचना पहले भेजे नहीं रहते हैं। दुविधा हमारे लिए भी हो जाती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक सत्र अब इस तरह का बनाएंगे कि जो रचना भेजेंगे और वो उपस्थित रहेंगे तो उनको पहले बुलाया जाएगा, और बाकी जो नहीं रहेंगे उनकी टिप्पणी दी ही नहीं जाएगी। तो ये आपका सुझाव हम नोट कर लेते हैं। और जैसा कि पहले हम राजप्रिया रानी को बुला चुके थे, पूनम मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं, हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। और वे कविता कहानी लघु कथा लिखती रही हैं, लेकिन बाल कहानी लिख, जहाँ बोलिए विज्ञान जी। जानवरों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा मैं। हाँ, स्वागत है, बोलिए। मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ जहाँ खेती बाड़ी है मेरी, हमारी मेरठ के पास एक गांव है, 2 गांव में ज़मीन है मेरी, दौराला शुगर फैक्ट्री जो है, और केड़ा। एनीवेज, तो मुझे याद है बचपन में जब मैं 7वीं या 8वीं क्लास में था, तो हमारा एक कुआं है, रहट था, अब तो ट्यूबवेल हो गई उसके बाद में, अब वो पानी खत्म हो गया उसका। अब तो दुनिया भर का 3 वो लगाने पड़ते हैं तब वो पानी निकलता है। कुआं पानी खत्म हो चुका है, बिल्कुल पनघट खत्म हो चुके हैं। मुझे याद है कि बाड़े वाले कुएं पे हम खड़े होके मैं चिल्लाता था जोर से, और वहाँ सामने कम से कम 1000 हिरण होते थे रंग बिरंगे, और वो एकदम वो करते ही और छलांगे लगाते थे, और वो बहुत दूर तक दिखते थे जाते हुए। अब हिरण गायब हैं बिल्कुल। हमारा परिचय केवल गाय, भैंस, बैल और ऊँटों से था। ऊँट हमारे यहाँ रहट में काम आते थे, वो बाद में ऊँट भी खत्म हो गए पालने, ऊँट पालना लोगों ने छोड़ दिया, और केवल बैलों के बल पे रहने लगे, और भैंसे बाद में आ गई, भैंसे बाद में आ गई। तो अब वो ज़माना, अब मैंने शेर तो देखा नहीं जंगल में, वो तो जू में ही मिलता है, और हिरण भी अब तो जू में मिलते हैं। हिरण तो बाहर घूमते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अब वो जानवरों को देखना अब आज के बच्चों के लिए मुमकिन नहीं, संभव नहीं है। सही बात है। अब तो जो चिड़िया खाना ले जाइए तो शायद दर्शन होगा दूर से, वो भी कभी कभी लोग ले जाए तब, उसके लिए भी समय कहाँ अभिभावक को है कि जाके जो चिड़िया खाना। आपने बहुत अच्छी कहानी पढ़ी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजप्रिया रानी जी को निवेदन करेंगे कि अपनी एक बाल कहानी लेकर हमारे सामने आए। देखते हैं कि वो बाल कहानी सीजन किस तरह कर रही हैं। हमारे और अध्यक्ष महोदय बोलेंगे। राजप्रिया रानी जी। नमस्कार सर, विज्ञान दत्त सर को ही मेरा बहुत बहुत नमन करती हूँ। मैं अनीता दीदी को भी मेरा सादर नमन करती हूँ, और क्षमा चाहते हैं, मैं कथा लेकर में एक छोटी सी कविता है, अगली बार कथा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कविता है और थोड़ा हटकर है, जानवरों से तो थोड़ा हटकर ही है, और अभी भी जन्माष्टमी बीता है, तो मैं उसी पर आधारित मेरी कविता है, बाल कविता, जिसका शीर्षक है माँ का कान्हा। माँ तू कहती मुझको कान्हा, माँ तू कहती मुझको कान्हा, कहो कैसे तू कृष्ण सा माना। मुरली धुन नहीं भाता मुझको, नफरत मुझको दूध मलाई से,
तनिक न मुझे मोहती गोपियां, वो देख मुझे क्यों मुंह मोड़ती। सहपाठी से जब बातें करता, लाख कमियां मेरी निकालता। गौ माता से है दूर का नाता, ना कोई मुरली ना गाता बजाता, ना कोई मुरली ना गाता बजाता। पुस्तक की बातें अच्छी लगती, पुस्तक की बातें लगती अच्छी। माँ तेरी थपकी से, माँ तेरी थपकी से चेतना जगाती। कोसों रहता दूर शरारत से, नहीं बातें करता अजनबियों से। तू दुनिया की सबसे प्यारी मैया, तू ही यशोदा, तू मेरी खवैया। ना मैं श्रवण, ना हूँ प्रबुद्ध ज्ञानी, ना हूँ श्रवण, ना हूँ प्रबुद्ध ज्ञानी। तू मेरे उलझे जीवन पहचानी, परम इष्ट तो मैंने तुझे ही माना, परम इष्ट तो मैंने तुझे ही माना। गुरु व शक्ति बस तुझे ही जाना, बस तुझे ही जाना। क्या रखा है लोगों के ताने में, हूँ मैं सक्षम पहचानने में, हूँ मैं सक्षम पहचानने में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया रानी जी, आप बाल कविता लिखने का प्रयास किए हैं। अब टिप्पणी हमारी अनीता रश्मि जी अध्यक्ष। विज्ञाप व्रत जी को पसंद आई आपकी कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष टिप्पणी के लिए अनीता रश्मि जी। सबसे पहले तो एक शब्द कहूंगी, वाह वाह, धन्यवाद। मोहक खूबसूरत कविता शुरुआत जो हुई। कान्हा ना होते हुए भी कान्हा की बात कही गई। आज का कान्हा, आज की यशोदा माँ के बीच का जो आपस में बॉन्डिंग है, उसको दिखलाया गया कि ना मैं श्रवण ना मैं कान्हा, लेकिन फिर भी वह कान्हा है। और किसी और की बात मैं क्यों करी, तू मेरी यशोदा माँ, मैं तेरा कान्हा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है, वाह। चलिए राजप्रिया रानी जी आज पास कर गई मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया रानी को। और अब हम रत्ना मणि जी हमारे मंच पर उपस्थित है, जो हमेशा कहानी लेकर आती हैं। आज ये बाल साहित्य में वो कौन सी रचना लेकर आई हैं, मैं जानना चाहूँगा। रत्ना मणि जी। धन्यवाद सर। मंच को प्रणाम है। जो हमारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रही हैं अनीता जी, उनको प्रणाम है। विज्ञान व्रत सर को प्रणाम है। मेरी भी कहानी थोड़ी हटके है। आज के इस आधुनिक परिवेश में और डिजिटल इंडिया जिस तरह से हम ऑनलाइन के ज़माने में जी रहे हैं, एक उंगली के इशारे पर पूरी दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। मेरी कहानी का विषय वहीं से शुरू होता है और मेरी कहानी का शीर्षक है ऑर्डर कैंसिल। आवाज सब तक पहुंच रही है? जी जी जी। ये बाल कहानी है ना? मेरी कहानी का शीर्षक है रत्ना जी ये बाल कहानी है ना? जी जी, बाल कहानी है। जी हाँ, ठीक है। क्या शीर्षक है? बाल कहानी, ऑर्डर कैंसिल। ओके। रोहिणी, रानू बेटा, सुबह सुबह तुम फिर मोबाइल लेकर बैठ गए। कितनी बार मना किया कि उठते ही फोन लेकर बैठने की आदत छोड़ दो। फ्रेश होकर नाश्ता करो, अपना होमवर्क करो, फिर मनोरंजन, पर तुम सुनते ही नहीं हो। रानू माँ की बात अनसुनी करते हुए बोला, माँ तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। देखो तो सही, क्रिसमस सेल चल रही है। कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, वो भी आधी कीमत में। मैंने तो अपने लिए एक जैकेट ऑर्डर कर दिया है। पता है मम्मी, 7,000 का जैकेट सिर्फ 4,000 में मिल रहा है। रोहिणी नाराज होकर बोली, अरे न पूछा न ताछा, बस ऑर्डर कर दिया, ये क्या बात हुई? ये तुम्हारी जिद और फिजूल खर्ची की आदत बहुत खराब है। एक पूरी अलमारी में सिर्फ तुम्हारे ही कपड़े पड़े हैं, फिर भी तुम्हें वो सब कम लगते हैं। रानू ने लापरवाही से कहा, माँ वो सब कितने पुराने और आउटडेटेड हैं। वही सब पुराना मैं क्या हर समय पहनूं? रोहिणी अंदर ही अंदर उड़ते हुए अपने काम में लग गई।
किंतु बेटे की फिजूल खर्ची पर उसकी झल्लाहट खत्म नहीं हुई। किचन में काम करते हुए उसने कुछ प्लान किया। बेटा, आज शाम को मेरे साथ जरा बाजार चलना, तो कुछ जरूरी सामान लेना है। रोहिणी ने बेटे से कहा। शाम को जब माँ बेटे ने बाजार में खरीदारी पूरी की, तब रोहिणी घर के मुख्य रास्ते को छोड़कर थोड़े घुमावदार रास्ते को पकड़ा। रानू के पूछने पर उसने मुस्कुरा कर कहा, लंबे रास्ते से चलने से थोड़ी हमारी वॉकिंग भी हो जाएगी। उस रास्ते पर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां थी। कुछ बुजुर्ग फटी पुरानी चादर ओढ़े 2-4 लकड़ियां सुलगाकर सर्दी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ बच्चे घुटनों तक लंबी कमीज पहने हथेलियों को रगड़कर मानो सर्दी को चुनौती देते हुए उनसे 2-2 हाथ करने पर उतारू हो रहे थे। वही रास्ते के किनारे कुछ अन्य बच्चे अपने माँ पिता के साथ सब्जियां बेच रहे थे। हाड़ कपाने वाली उस ठंड में वे बच्चे मैले कुचैले कपड़े, फटे पतले से स्वेटर में घुटनों को पेट से सटाए बैठे थे। रोहिणी जानबूझकर उन्हीं से सब्जी लेते हुए उनसे बातें करने लगी। क्यों भाई, बेटे को इतनी सर्दी में लेकर क्यों बैठे हो? ठंड लग जाएगी इसे। बहन जी, हम लोगों का तो पूरा दिन ही यहीं बीत जाता है। स्कूल से आकर भी यहीं बैठना पड़ता है। दुकानदारी का गुण है। बहन जी, हम लोगों का तो पूरा दिन यहीं बीत जाता है। स्कूल से आने पर मैं इसे यहीं लेकर बैठा देता हूँ। दुकानदारी का गुण भी सीखेगा और आपके सामने रहने पर थोड़ी पढ़ाई भी कर लेगा। सब्जी वाली ने बेटे की ओर संकेत करते हुए कहा। रानू बहुत देर से उन सबकी तरफ अचरज भरी नजरों से देख रहा था। पूरे कपड़े, स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स के बाद भी उसके घुटने बुरी तरह से कांप रहे थे। और ये लोग इतनी ठंड में आखिर कैसे रहते हैं ये लोग? कच्चे घर, फटे कपड़े, नंगे पांव, गरीबी और भूख के बीच जिंदा रहने की ये जंग कितनी भयानक है। सोचते हुए वह मन ही मन सिहर उठा। रोहिणी कनखियों से बेटे के चेहरे के भावों को पढ़ रही थी। घर नजदीक आ चुका था। रानू के चेहरे पर संजीदगी थी। उसकी अंगुलियां तेजी से मोबाइल पर चल रही थी। रोहिणी ने देखा, रानू के मोबाइल पर ऑर्डर कैंसिल का बड़ा सा मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अध्यक्ष टिप्पणी के लिए, संक्षिप्त टिप्पणी के लिए अनीता जी। बहुत अच्छी, ये 2 आयामी कहानी लगी मुझे। पहली बात कि बाजार ने बच्चों को या बच्चों की मानसिकता को समझकर या जबरन दबोचने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। और ये उसकी शुरुआत में यही लगती बात कि रानू जो है वो बाजार से प्रेरित है, इसलिए विज्ञापन के द्वारा आज बच्चों को ही ललायित किया जा रहा है, तो वो जिद करता है। अंत की ओर आते हुए कहानी बहुत प्रेरक बन जाती है। और यहाँ पे माता शिक्षा देने के लिए, रोहिणी जो है शिक्षा देने के लिए किसी देश का सहारा नहीं लेती, दृष्ट का सहारा लेती है। बच्चे को वहाँ ले जाती है, बेटे को, और वहाँ वह दो दुनिया को देख पाता है, समझ पड़ता है। और तब उसे जमीनी सच्चाई का जब पता चलता है तो वह ऑर्डर कैंसिल करके यहाँ से सोचता है। तो यह सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब वह बालक है, अभी नाम है रानू, तो वो जो सोच रहा है उस जगह पे जरा सुधारने की आवश्यकता है। वो बहुत बड़ों की तरह सोच रहा है, बड़े बड़े शब्द हैं वहाँ, गंभीर शब्द, जो उतना छोटा बच्चा नहीं सोच पाएगा। उसके शब्दों को बच्चों की तरह कर दीजिए, फिर कहानी बहुत ही अच्छी है। बहुत बढ़िया सुझाव, यही मैं भी कहने वाला था। चलिए, आपने कह दिया, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है और निश्चित तौर पर वो कहानी अच्छी बन जाएगी। धन्यवाद, क्योंकि बच्चों का साहित्य लिखने के लिए तो इस पर ध्यान देखना बहुत जरूरी है।
और हम लोग इस तरह मंच पर एक जगह इकट्ठा होकर यही सब तो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है और बेहतर हो सकता है। दोस्तों बिल्कुल सुझाव बिल्कुल सही है, बिल्कुल उस पर काम करूंगी। जी थैंक यू। अच्छा, हमारे यह कार्यक्रम आज समय पर ख़त्म हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 बजे तक हमारा कार्यक्रम मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगी। मात्र 3 रचनाकार अभी बचे हुए हैं यहाँ रचना पाठ करने के लिए, और बाकी लोग आपको सोशल मीडिया में फेसबुक के माध्यम से भी कई लोग जुड़े हुए हैं। दुर्गेश मोहन जी हैं, नरेश कुमार आष्टा जी हैं, विजय कुमारी मौर्य जी, काफ़ी लोग फेसबुक के माध्यम से भी हम लोग की रचनाओं को कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए रजनी श्रीवास्तव अनंता जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं, और जो एक सशक्त कवित्री लेखिका रही हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि वो बाल रचनाएं भी लिखती हैं। आज हमारे बाल साहित्य सम्मेलन में उपस्थित है, तो निश्चित तौर पर वे बाल रचनाएं लेकर उपस्थित होंगी। तो मैं आज सुनना चाहूँगा, हम लोग सुनना चाहेंगे रजनी श्रीवास्तव अनंता जी से कि कृपया अपनी एक बाल रचना पढ़ने का कष्ट करें। सभी को नमस्कार। मैं शामिल नहीं हो पा रही थी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इधर कुछ दिनों से व्यस्तता ज़्यादा है, तो मैं किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रही थी। ईश्वर करे कि आपकी व्यस्तता धीरे धीरे कम हो और हमारे कार्यक्रम में आप हमेशा उपस्थित हो। जी, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है मैंने अभी बच्चों का होमवर्क कराते हुए, और मैं सब कुछ सुन रही थी, इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। और पिछली बार भी मैंने एक बाल कविता सुनाई थी एक इसी प्रोग्राम में, तो उसमें मैम ने ये कहानी सुनाई थी, मुझे याद है। और आज बाल कविता लेकर आई है जी, और मैंने कोई दूसरी कविता सुनाई थी तितली वाली, रंगों वाली, तो हम सबको बड़ी अच्छी लगी थी। और आज मैं अपनी एक दूसरी कविता लेकर आई हूँ। हमारी सोसाइटी में है ना कि लड़कियों को कहा जाता है कि लड़कियों के खेल कुछ और होंगे, लड़कों के खेल कुछ और होंगे, तो इस तरह से एक मान्यता बना दी गई है। तो उसको उस पर मैंने लिखने की कोशिश की है कि लड़कियां भी आज हर एक क्षेत्र में काम कर रही हैं, और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये नहीं बोल सकते अब कि ये लड़कियां यही काम करेंगी, ये नहीं कर सकती। पढ़िए कविता पढ़िए। ये विभ्रांति टूटी है। तो इसी पर मैंने एक कविता लिखी है, लड़की हूँ तो क्या। गन से मैं भी खेलूंगी, लड़की होने से क्या है। गन से मैं भी खेलूंगी। मैंने इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है, क्योंकि आजकल के बच्चे हिंदी और इंग्लिश मिला के बोलते हैं, तो ये जो कुछ शब्द हैं इंग्लिश के, वो हिंदी में ऐसे घुल मिल गए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैंने इंग्लिश शब्द को भी यूज किया है। गन से मैं भी खेलूंगी, लड़की होने से क्या है। पुलिस बनूंगी पहने वर्दी, पुलिस बनूंगी पहने वर्दी, पढ़ना ही मेरी है मर्जी। सारे खतरे झेलूंगी, लड़की होने से क्या है। सारे खतरे झेलूंगी, लड़की होने से क्या है। ढिशुम ढिशुम मैं भी कर सकती, ढिशुम ढिशुम मैं भी कर सकती। सैनिक बन मैं भी लड़ सकती। जय भारत की बोलूंगी, जय भारत की बोलूंगी, लड़की होने से क्या है। गन से मैं भी खेलूंगी, लड़की होने से क्या है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अनीता रश्मि जी। लड़की हूँ तो क्या, कविता को बोल देते हैं। मैं ये कहूँगी, शुरुआत में आपने जो इसका परिचय दिया वो देने की एकदम आवश्यकता नहीं थी। हाँ, इंग्लिश वाला बताने की आवश्यकता थी, क्योंकि कुछ शब्दों की बात थी इसलिए। तो लड़की के बढ़ते कदम पर आपकी सराहनीय रचना रही लड़की होने पे क्या की पुनरावृत्ति से कविता को खोलने में और मदद मिली, और मैं चाहूंगी कि आप इसको 2-4 पंक्तियां और बढ़ाएं। जी, इतनी अच्छी कविता है, मन नहीं भरता है, लगता है कुछ और सुनते। और भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी कविता है। वो उनके पास टाइम नहीं है भाई, बिल्कुल उनके पास समय नहीं। देख रहे हैं उनके पीछे बच्चा झांक रही है। महिला लोग लिख लेती है, कब है। कोई भी सभी को बता रहे अपनी कविता के बारे में, कविता को खोल लेते हैं। कम टाइम है तो छोटी कविता है, बस सीधी सी बात है, और क्या है। अच्छा, कोई दीप पांडे जी जुड़े हुए हैं क्या?
पूरा नाम मोबाइल पर नहीं आ रहा था, कोई पांडे करके हैं। सच्चिदानंद जी जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, सच्चिदानंद उनके बाद उनका नंबर है। ये पांडे जी, कोई पांडे जी करके हैं क्या? दीप पांडे या क्या आया था मोबाइल पर? दीप पांडे। यदि कोई और नाम से होंगे तो बताएंगे, जब छूट जाएंगे तो। नहीं है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। हाँ, उसके बाद सच्चिदानंद, तीन शब्दों से मिलकर बनाया। सच्चिदानंद जी का स्वागत है, भागलपुर से जुड़े हुए हैं। और आनंद बाल कविता लेके आए हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि बाल कविता लिखते हैं, मैं कभी सुना नहीं। हाँ, सुनते हैं। सच्चिदानंद जी का स्वागत है। पटल पर उपस्थित सभी बाल कवि और कवित्रियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं सच्चिदानंद सर, साहित्यिक नाम सच्चिदानंद किरण, भागलपुर बिहार से। एक रचना है जो मैं 2023 में 4 अप्रैल को बाल स्वरूप राही जी के समक्ष गाया था। वो बाल स्वरूप राही जी के समक्ष वही है, छोटी सी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चुम चुमा चुम चुमा चुम्मा दादी तो अम्मा अम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा दादी अम्मा, खेल कूद कट नट खट करता तू संभालती दादी अम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा दादी अम्मा। गोद पेशाब करता मैं, गोद पेशाब करता मैं, फिर भी दादी तू मुझे थप थपा लेती तू, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा दादी अम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा। रोज तू डांट डपट कर दूध पिलाती, गोद बैठा कर सुलाती तू, दादी अम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा दादी अम्मा। रोज तुम मुझे सुलाती, पाठ पढ़ाती वीर भगत सिंह तत्या टोपी शिवाजी की, दादी अम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा। मैं सो जाता तू सोती, मैं सो जाता तू सोती, दादी अम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा। जब मैं ना सोता तब कहती सो जा रे पोते, सो जा रे पोते, कालो काला भालू आएगा तुमको उठा ले भाएगा, दादी अम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा दादी अम्मा, चुम चुमा चुम चुम्मा चुम्मा दादी अम्मा। चलिए मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद जी। बच्चे लोग को चुम्बन बहुत पसंद होता है, चुम्मा चुम्मा। आपने एक घट रहा था गाने वाला, आपने गा के सुनाया। स्वागत है अनीता जी का। जो मजा लेके गाया है जी, विज्ञान जी के चेहरा पर नजर आ रही थी आपकी, आप जो गा रहे थे, और विज्ञान जी पूरा मस्त हो रहे थे। चलिए, अनीता रश्मि जी, अच्छे टिप्पणी। अब मुझे लगता है और लोग तो अब मंच पर कोई नहीं ना है। हाँ, तो उनको बुला रहे थे, उनका नाम शायद कहते हैं। ठीक, अच्छा, पहले इसके अच्छे टिप्पणी आप दे दीजिए, उसके बाद जो बच्चे हैं वो आएंगे अपने। सत जोड़ चित जोड़ आनंद सच्चिदानंद जी की कविता, ये कविता ने माहौल को बदल कर रख दिया है। आज आपकी गेय कविता, गाने योग्य कविता ने माहौल को बदल कर रख दिया है। बिल्कुल। आज खोटे रिश्तों के समय में दादी अम्मा के चुंबन को प्रदेश देसी भाषा में बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की आपने। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है इस रचना में दादी जैसे बुजुर्गों की महत्ता को पूर्णतः उभारा गया है।
हाँ। कि उनके रहने से हम इतिहास भी जानते हैं, प्रेम भी पाते हैं, उपदेश भी सीखते हैं, और तो और खाना भी खाते हैं। तो ये दादी सारा अम्मा बोला ना। हाँ, बहुत दादी अच्छा, अम्मा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सचिदानंद जी। आपका भागलपुर से यहाँ तक आना बड़ी अच्छा रहा आपका। अनिता जी वाह, क्या कहने, अच्छा अच्छा। फिर देखिए मैं 11 तारीख को पहुंच रहा हूँ शायद। धन्यवाद। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारे मंच पर एक इस मयंक कुमार के नाम के मोबाइल पर क्या नाम बता रहे थे अनीता जी? पुष्पा पांडे जी रांची से थे, वो पता नहीं है कि नहीं। पुष्पा पांडे जी हैं क्या? यदि हैं तो कृपया मंच पर सामने आइए, क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है। पुष्पा पांडे जी कोई हैं या मयंक कुमार? मंच पे दिख तो नहीं रही है। मयंक कुमार कोई हैं? यदि कोई नहीं है तो मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने का की अनुमति चाहूँगा अध्यक्ष जी से। दोनों में से कोई नहीं है सर। नहीं है तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंत में आप 2 शब्द और बोल दीजिए अध्यक्ष, निचोड़ अध्यक्ष टिप्पणी के रूप में। बाकी सब तो आप टिप्पणी दे ही चुकी हैं कार्यक्रम की अध्यक्षता। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कौन बोल रहे हैं? रत्ना मानिक, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोले रत्ना जी। मंच से तो जुड़ती रही हूँ, ये अलग बात है कि इस बार बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा जिस तरह से विज्ञान व्रत सर ने और सबसे ज्यादा अनीता जी ने जिस तरह से कहानियों और कविताओं की टिप्पणी की है। बहुत माने छोटी छोटी बातें हैं और बिल्कुल सही कहा। मेरी रचना के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि बच्चा है तो बच्चे जैसे ही शब्द प्रयोग में लाए जाएं तभी वो बाल कहानी सही मायने में निखर कर आती है। और सबसे अच्छी बात लगी अनीता जी की कि बच्चों की कहानियां, बाल साहित्य लिखने के लिए बच्चों के मन के अंदर घुसना होगा, उनकी मानसिकता को समझना होगा। तो आज इस बहुत दिनों बाद इस मंच से जुड़कर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। आपको तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहिए था। अभी हम बुलाएंगे, अभी मन नहीं भरा है। अभी अध्यक्ष टिप्पणी के बाद आप पुनः आइएगा धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। बहुत बढ़िया। रत्ना मणिक तो हमारी संस्था के अभिन्न अंग रही हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं और निश्चित तौर पर आज मुझे नहीं मालूम था कि अखिल भारतीय मैंने बाल साहित्य सम्मेलन में इतनी बढ़िया प्रस्तुति होगी, हम भी उम्मीद नहीं किए थे। लेकिन विज्ञान व्रत जी, अनीता रश्मि जी जहाँ उपस्थित हो जाते हैं वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। और रत्ना मणिक जी, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अंत में अध्यक्ष टिप्पणी के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। अनीता रश्मि जी, आप 2 शब्द बोलेंगे और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन पुनः रत्ना मणिक जी करेंगी। माइक खोल लीजिए अनीता जी। मैंने पाया है कि बड़े साहित्यकार हों या स्थापित साहित्यकार हों, वो सोचते हैं कि बच्चों के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए। हम क्यों बच्चों के लिए लिखें, हम तो बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं। लेकिन मेरे विचार से बच्चों के लिए सभी को लिखना चाहिए। हमारी समझ विकसित हो चुकी है, हम बच्चों की भाषा में ही लिखें, लेकिन इसलिए कि वो बीज है और हमें उन्हें अंकुरित देखना है और वो अंकुरन अच्छा हो सके, इसलिए हमें उन्हें खाद देना है। तो खाद देने के लिए मेरे विचार से सारे स्थापित रचनाकारों को भी बच्चों पे लिखना चाहिए। नवोदित तो लिख ही रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि उनकी तो अपनी क्षमता होगी, धीरे धीरे उनके पांव मजबूत होंगे। लेकिन मजबूत रचनाकार अगर लाएंगे बच्चों की विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए, तो आज का जो माहौल थोड़ा सा क्षरण जिसमें दिख रहा है, आपके मूल्यों का, जीवन मूल्यों का, संस्कारों का, ये सारा कुछ संस्कारित करने की क्षमता हमारी रचनाओं में है। तो हमें चाहिए कि उन बीजों को हम अच्छे खाद पानी से सींचे, शुद्ध जल से सींचे, जिससे भविष्य उनका बहुत ही उज्जवल हो और वो देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए एक उपयोगी वृक्ष बनकर फल देना शुरू करते। ये बहुत जरूरी है आज, क्योंकि हम कैरियर तो बनाने के लिए उन्हें राह दिखला चुके हैं, दादा नानी को छोड़ चुके हैं जो उन्हें शिक्षा दे करके उस राह पे ला सकते थे। तो जब हम एकल परिवार में हैं तो हमारी जिम्मेदारी माता पिता की भी है और बड़े रचनाकारों की भी है, तो उनको खींचा जाए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष टिप्पणी के लिए अनीता जी। और मुख्य अतिथि हमारे विज्ञान व्रत जी मंच पर
उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं समय पर उपस्थित होकर। हमारे पूरे कार्यक्रम में बहुत कम मुख्य अतिथि होते हैं जो पूरा समय देते हैं, उन्होंने आज पूरा समय दिया है, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी रचनाकारों को हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए हम रत्ना मणि जी से निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन देते हुए अंत करें। उनके धन्यवाद ज्ञापन से अंत होगा और वो इस संस्था का अभिन्न अंग है ही, उसमें तो कोई दो मत नहीं, अक्सर आते रही हैं। आप लोग से एक निवेदन और है कि जो लोग रचनाएं हमें अवसर साहित्य यात्रा के ग्रुप में पिछले सप्ताह डाल चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। जिन्होंने रचनाएं नहीं डाला है अब आज प्रस्तुत किए हैं, वे अपनी रचना और अपनी तस्वीर वहाँ जरूर डाल देंगे हमारे उपयोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ रत्ना मणि जी को आज का हेलो फेसबुक बाल साहित्य सम्मेलन के समापन के लिए। धन्यवाद सर। मैं फिर से अपनी वही बात दोहराऊंगी। निश्चित रूप से बहुत समय के बाद जुड़ी हुई इस मंच से, लेकिन आज इतनी खुशी हुई है, इतनी प्रसन्नता हुई है। इस बाल साहित्य के आयोजन की शुरुआत करने के लिए सिद्धेश्वर सर निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ अनिता जी की टिप्पणियों से। अभी अभी उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। आज हमारे समाज में आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है, खास तौर से मैं ध्यान केंद्रित करना चाह रही हूँ जितनी भी शील भंग की घटनाएं हो रही हैं, हमें बेटियों के साथ साथ बेटों को भी अच्छे संस्कार देने। संस्कार सभी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह जा रही है। आधुनिकता के इस परिवेश में जहाँ एकल परिवार हमारी मजबूरी बन गई है, जहाँ दादा दादी नाना नानी के साथ संपर्क टूट गया है, वो संपर्क, वो सेतु हमें फिर से जोड़ने की जरूरत है। संस्कारों का खाद पानी देने की आवश्यकता है। तो मैं आज बहुत ही प्रभावित हुई हूँ अनिता जी की टिप्पणी सुनकर, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। विज्ञान व्रत जी का वो गांव खेत खलिहान की बातें सुनना वापस मुझे अपने गांव की ओर मतलब अपने गांव की मुझे याद आ गई है। तो आज का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। और राजप्रिया रानी जी, सच्चिदानंद जी ने जिस तरह से लयात्मक तरीके से बाल साहित्य के अंतर्गत अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं, वह भी बधाई के पात्र हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आज का यह कार्यक्रम बाल साहित्य को समर्पित रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः सिद्धेश्वर जी आपको साधुवाद, आपको बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद आपको। बस आप लोग की कृपा भाव बनी रहे। इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया आपने, जी जी, हम आगे भी चलेगा, मैं कोशिश करूंगा। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए बच्चों के लिए। मैं आगे भी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। रत्ना जी हैं और अनिता जी हैं, तो जब तक ये हैं तो तब तक ये कार्यक्रम होते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक आप हैं, आप तो हैं ही। वो सामने तो वो बिल्कुल आप था, मैं तो हो गए, मैं तीसरे साधिकार आज आपको बुक अतिथि में बुला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते।